दोस्तों, मैं राम भवन आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो इतना पसंद किया, इतना लाइक किया, हमारा हौसला इतना बढ़ाया कि हम पूरा वीडियो पूरा यूपी स्पेशल पढ़ाने के लिए बाध्य हो गए हैं। आप लोग के कमेंट को देख करके ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आप लोग के प्यार और स्नेह के कारण ही हमारा मोटिवेशन हो गया है। इसी तरीके से आप अपना प्यार और स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। चलिए चालू करते हैं अपना आज का दूसरा लेक्चर, उत्तर प्रदेश भौतिक विभाजन। पहले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य, कुछ प्रमुख ज़िले जो महत्वपूर्ण ज़िले थे, सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली को पढ़ा था। आज दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमें किसी भी प्रदेश का या किसी भी देश का अध्ययन अगर करना है तो उसके चारों तरफ, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में किन किन आधारों से हमारा प्रदेश घिरा हुआ है उसको जानते हैं। फिर इसके बाद उसकी भौतिक संरचना को जानते हैं कि हमारे प्रदेश को कितने आधारों में बांटा गया है। चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र बना हुआ है और उत्तर प्रदेश के मानचित्र के ऊपर यहाँ पर शिवालिक हिमालय लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी, पूरब में आप देख पा रहे हैं नेपाल से निकली हुई ये गंडक नदी जो बिहार में ही जा करके यमुना नदी से मिलती है, यानी कि पूरब में गंडक नदी और पश्चिम में यमुना नदी से घिरा हुआ है। हम इस उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को पढ़ने के लिए संपूर्ण प्रदेश को 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। पहला, उत्तर प्रदेश का भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य का गंगा यमुना मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। चलिए देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हिमालय, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में एक पतला सा सकरा सा एक कुछ इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर भाबर का क्षेत्र लिखा हुआ है। ये आपका यहाँ पर ये आपका सबसे पूरब में एक ज़िला है, उसका नाम है कुशीनगर। और सबसे यहाँ पर एक ज़िला है, उसका नाम है सहारनपुर। यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूरब में कुशीनगर तक एक पतला सा सकरा सारा एक मैदान है जिसे भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। आइए समझते हैं भाबर का क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ग्रेट हिमालय से हिमालयी नदियाँ निकलती हैं और ऊपर से जब नदियाँ अपने साथ तीव्र बहाव के साथ आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंडों को, बड़े बड़े हिमखंडों को लेकर के आती हैं और लेकर के आने के बाद जैसे ही उन पर्वतों से निकलने के बाद जैसे ही वो शिवालिक हिमालय के मैदानी भागों में पहुंचती हैं, वो अपने बड़े बड़े शिलाखंडों को वहीं पर छोड़ देती हैं। जैसे ही ये हम आपको बताएं, ये है आपका शिवालिक हिमालय और शिवालिक हिमालय से जो बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं और वो बड़ी बड़ी नदियां निकलने के बाद यहाँ पर आने के बाद ये अपने द्वारा लाए गए जो बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं उसको यहीं पर ला करके छोड़ देते हैं। छोड़ने का रीज़न ये होता है दोस्तों, क्योंकि नदियाँ ऊपर से तो बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर तो लेकर चली आती हैं, लेकिन जैसे ही मैदानी भागों में पहुंचती हैं उनकी जो चाल होती वो धीमा पड़ जाता है
और इन्हीं मैदानी भागों में बड़े बड़े शिलाखंडों को छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र होता है यह आपका भाबर या भाबर का क्षेत्र कहलाता है। भाबर या भाबर का क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे, भाबर का क्षेत्र किसे कहते हैं? भाबर का क्षेत्र शिवालिक हिमालय के दक्षिण में बड़े बड़े शिलाखंडों से निर्मित जो भूमि होता है उसे हम भाबर का क्षेत्र कहते हैं। भाबर का क्षेत्र कंकड़ीला पथरीला होता है और यह कृषि की दृष्टि से यानी कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। होता यह है दोस्तों कि नदियां इन बड़े बड़े शिलाखंडों में तो गुम हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही नदियां यहां से निकलने के बाद कई नदियां इन शिलाखंडों से जैसे ही बाहर निकलती हैं तो ढेर सारी नदियां आपको इस तरीके से बहती हुई दिखाई देती हैं। और यह क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर नदियों का पानी भी इकट्ठा होता है और सर्वाधिक वर्षा भी होता है, इसीलिए यह जो क्षेत्र होता है यह जो है काफ़ी दलदली युक्त भूमि होता है। इसीलिए इसे हम तराई का क्षेत्र कहा जाता है। तराई का क्षेत्र या तराई का मैदान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ये जो उत्तर का भाग है इसे एक ही भागों में पढ़ा जाता है। उत्तर का भाबर का क्षेत्र और तराई के क्षेत्र को एक ही भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो भाबर का क्षेत्र है, भाबर का क्षेत्र ये पश्चिम में तो चौड़ा है। भाबर का क्षेत्र पश्चिम में चौड़ा है और उत्तर जैसे ही पूरब की तरफ जाता है उसी तरीके से थोड़ा सा सकरा हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो तराई का क्षेत्र होता है यह पश्चिम की तरफ सकरा है, लेकिन ये जैसे जैसे पूरब की तरफ जाता है ये लगभग बढ़ता हुआ प्रतीक होता है। हम अगर देखें तो तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो करीब 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा ये तराई का क्षेत्र है, जो सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक फैला हुआ है। उसी तरीके से भाबर का क्षेत्र भी सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक फैला हुआ है। ये तराई का क्षेत्र दलदली होने के कारण काफ़ी दलदला है। दलदली होने के कारण यहाँ पर उपजाऊ भी होती है, इसीलिए इन तराई क्षेत्रों में हम या जो उर्वरा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर गन्ना और गेहूं की मात्रा सर्वाधिक पैदा होती है। दोस्तों ये भाबर का क्षेत्र और तराई का क्षेत्र हो गया। अब नंबर दूसरा जो है ये आपका गंगा यमुना का मैदानी भाग। दूसरा देखेंगे गंगा यमुना का मैदानी भाग। दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ हम दूसरे पे चलते हैं, इस वाले पे चलते हैं। इस मैदान का निर्माण ध्यान देंगे, गंगा यमुना का जो मैदान है इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ काप मिट्टी के द्वारा हुआ है। यह जो पूरा मैदान है यह गंगा और यमुना की जो सहायक नदियां हैं इन्हीं के द्वारा लाए गए जो उपजाऊ काप मिट्टी है इसी के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है और यह कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इस हम गंगा यमुना के मैदान को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इस गंगा यमुना के मैदान को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है खादर क्षेत्र और दूसरा है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र। दोस्तों खादर क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहाँ पर नदी का जल, वह क्षेत्र जहाँ पर नदी का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है उसे हम खादर का क्षेत्र कहते हैं और यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है, यानी खादर का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है। बांगर का क्षेत्र किसे कहते हैं?
ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष नदी का जल नहीं पहुंचता है या नदियों का बाढ़ नहीं आता है, वहां पर बांगर का क्षेत्र कहलाता है। बांगर का क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ मतलब कम उपयुक्त होता है या कम उपजाऊ होता है, कम उपजाऊ होता है। तो दोस्तों देखेंगे, ये यमुना नदी है और यमुना नदी जैसा हम जानते हैं कि यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है और ये उत्तर सहारनपुर ज़िले के फैजाबाद गांव से प्रवेश करती है और ये इधर हरियाणा है, हरियाणा और यूपी के बीच ये यमुना नदी आप देख पा रहे होंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ये यमुना नदी सीमा रेखा बनाती है और सीमा रेखा बनाती हुई यहाँ पर आपका है एक जिला है अलीगढ़, एक मिनट, अलीगढ़, यमुना नदी सहारनपुर जिले से लेकर के और अलीगढ़ तक उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा रेखा बनाती हुई मथुरा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश से आगरा से होता हुआ ये जा कर के आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। ये है भैया, ये आपका है गंगा नदी है और ये आपका यमुना नदी है। ये दोनों जा कर के प्रयागराज में मिलती हैं। ये गंगा नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड से निकलने के बाद बिजनौर से उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के मध्य से गुजरता हुआ, मध्य से होता हुआ उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला से ये निकल के बिहार होता हुआ और बांग्लादेश होता हुआ गिर जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि गंगा यमुना का मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ काप मिट्टी के द्वारा हुआ है। अगला नंबर 3 है दक्षिण का पठारी भाग। दोस्तों हुआ ये कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार ही उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा ये पठारी भाग कहलाता है। ये जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग को हम दो नामों से जानते हैं। एक को हम बुंदेलखंड, एक को हम बुंदेलखंड और एक को हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं, बघेलखंड। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी वाला भाग है इसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब प्रश्न ये बनता है कि बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार अर्थात उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बुंदेलखंड में आते हैं और कौन कौन से जिले बघेलखंड में आते हैं। देखेंगे दोस्तों, यहाँ विंध्यन पर्वत है सबसे दक्षिण में, यहीं पे एक पर्वत है, मालवा का पठार है। इसी मालवा के पठार से एक नदी निकलती है बेतवा नदी और यह बेतवा नदी आपके ये ललितपुर है, ललितपुर से सीमा रेखा बनाती हुई ललितपुर से होता हुआ ये झांसी और झांसी के बाद इधर जाता है जालौन और जालौन से होता हुआ ये हमीरपुर में जा कर के ये यमुना नदी से मिल जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि बेतवा नदी और एक नदी है सोन नदी जो कि आपके मालवा के पठार से ही निकलती है और वह नदी निकलते हुए आपका मालवा के पठार से ही निकलती है और मालवा के पठार से निकलता हुआ ये सीधा उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। उत्तर की तरफ प्रवाहित होता हुआ ये जाता है और बांदा जिला, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो बांदा जिला पड़ेगा और बांदा जिला में जा कर के ये यमुना नदी से मिल जाता है। दोस्तों ये नदी है केन नदी, केन नदी। बेतवा नदी और केन नदी के बीच में 7 जिले आते हैं। इन 7 जिलों के क्षेत्र को
या इन 7 जिले जो सटे हुए हैं सबसे दक्षिण में, इन्हें हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। कौन कौन से जिले हैं? ये ललितपुर, ध्यान देंगे, लिख देते हैं बुंदेलखंड में आने वाले जिले। बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? तो 7 जिले शामिल होते हैं। पहला है जालौन है, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, और एक और होता है आपका, यहाँ पर है चित्रकूट, महोबा, बांदा और चित्रकूट। जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये आपके 7 जिले। वैसे तो चित्रकूट इधर पड़ता है, लेकिन बुंदेलखंड के हिस्से में ये आपके 7 जिले बुंदेलखंड से आते हैं। और चित्रकूट के बाद इधर से जो भी आपका इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का जिला है, ये आपका बघेलखंड के अंतर्गत आता है। ध्यान देंगे, यहाँ एक अमरकंटक चोटी है और अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है। यह नदी सोन नदी है और यह सोन नदी सोनभद्र से होता हुआ ये बिहार में जाता है और बिहार से होता हुआ ये बिहार के पटना जिले में मिल जाता है। इस नदी को हम सोन नदी कहते हैं। सोन नदी यानी कि केन नदी और सोन नदी के बीच के भाग को बघेलखंड का पठार और बेतवा नदी और केन नदी के बीच को बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। यह जो क्षेत्र होता है यह कृषि की दृष्टि से कम उपजाऊ होता है, लेकिन यहाँ पर खनिज संपदा की दृष्टि से यही आपके जो 6-7 जिले हैं, इन्हीं को आपको खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के धनी जिले हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा हम और आपको इसके बारे में बता दें। ये नहीं, ठीक है दोस्तों, इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।